आज हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हम लोग भाषा पर आधारित प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे। हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल के बनाने की विधि को हम लोग जान चुके थे, और भी बहुत सारे प्रश्नों को विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने समावयवता भी जाना था। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व किए थे। आज भी वैसा ही प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, तो आज हम लोग यहाँ पर और भी विशेष जानेंगे और कौन सा क्वेश्चन होता है देखते हैं। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं। समजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं। या समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है तो जानेंगे। वैसा श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र समान होता है, लेकिन क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते। अब ध्यान देंगे हम लोग कि यह इसका परिभाषा हो गया। जैसे समजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं, तो वैसा श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र समान होता है, लेकिन क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कर सकता है कि समजातीय श्रेणी में क्रमागत यौगिकों के बीच कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर। CH2 कहने का मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। अब एक चीज यहाँ पर बोला गया कि वैसा श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र समान हो। सामान्य सूत्र मतलब जैसे हम लोग अल्केन देखे थे, अल्केन का सामान्य सूत्र देखे थे एनी है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर CnH2n+2 यह क्या है, इसका सामान्य सूत्र है। तो हम लोग को ऐसा श्रेणी बनाना है कि जिसका सामान्य सूत्र सबका सब क्या हो, यही हो, और उसके क्रमागत यौगिकों, क्रमागत का मतलब लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता हो। तो हम लोग देखेंगे ये कैसे होगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो है क्रमागत, अब जैसे हम लोग ले लेंगे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो यहाँ पर सबका सामान्य सूत्र देखना है। अगर सब अल्केन समूह का है, अगर सब का सब किसमें हो, अल्केन में हो, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। यह भी बताए थे कि अल्केन में रहेगा तो सबका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। अब देखिए कि यहाँ पर जो है CH4 जो है, इस देखते हैं कि अल्केन में है कि नहीं। अल्केन का मतलब होता है कि दोगुना से 2 अधिक। तो यहाँ पर दोगुना कीजिए, 1 का दोगुना 2, 2 अधिक 4, 2 का दोगुना 4, 2 अधिक 6, 3 का दोगुना 6, 2 अधिक 8, 4 का दोगुना 8, 2 अधिक 10। तो देख रहे हैं कि सब अल्केन में जा रहा है। इस प्रकार का अल्केन में और सबका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, यही तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। यह हो गया। अब देखते हैं, बोला गया क्रमागत यौगिक मतलब लगातार यौगिकों के बीच। लगातार कैसे होगा, तो देखिए कार्बन की संख्या 1, फिर कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब हो गया क्या है, यह लगातार है। अब देखते हैं अंतर है कि नहीं, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो देख रहे हैं यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो एक कार्बन का अंतर है, एक कार्बन अधिक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन अधिक है इसमें।
हो गया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच कितना का अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच देखेंगे, इसमें देखिए 2 है तो 3 है, तो 1 कार्बन का अंतर। इसमें 6 है तो 8 है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन का अंतर है, 6 और 8। अब इस दोनों में देखते हैं, लगातार वाले में देखना है। इसमें देखते हैं कि 3 है और यह 4 है, तो 1 कार्बन का अंतर। हाइड्रोजन 8 है, इसमें हाइड्रोजन 10 है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो देख रहे हैं कि क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि आ रहा है CH2 का अंतर, मतलब यह समजातीय श्रेणी है। यह कैसा श्रेणी है? समजातीय श्रेणी। याद रखना है, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए कि CH4 और फिर C3H8 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका लगातार यौगिक नहीं है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 और फिर कार्बन की संख्या क्या आ गया? 3, 2 कहाँ गया? तो 2 जब यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इस प्रकार से, तो यह आपका समजातीय श्रेणी बन जाएगा। अब ध्यान देना है कि समजातीय श्रेणी कौन है या नहीं है, उसको ध्यान दिखाते हैं। अब बताइए कि यह समजातीय श्रेणी है कि नहीं। आप बहुत तरीके से जांच भी सकते हैं, दिमाग लगाकर भी, अगर डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं तो। अब बताइए कि यह समजातीय श्रेणी है कि नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि यह समजातीय श्रेणी नहीं है। कैसे नहीं है? पहला कारण कि समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होना चाहिए। पहले तो जांच लीजिएगा, आपकी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब लगातार है, लगातार है। CH2 का अंतर देखते हैं है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं कि 1 कार्बन का अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, हाइड्रोजन का कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब यह समजातीय श्रेणी नहीं है, ये गलत हो गया, यह आपका समजातीय श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से समजातीय श्रेणी होगा कि वैसा श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र समान होता है, लेकिन क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इस प्रकार से यह श्रेणी आपका बनेगा। याद रखेंगे एक चीज और, जैसे अभी आपको दिए CH4, फिर दिए C2H4, फिर C3H6 और C4H10 यह दिए, तो इसमें तो आप देख लिए कि CH2 का अंतर नहीं है, तो यह सामान्य मतलब समजातीय श्रेणी नहीं है। एक चीज और देख सकते हैं, यह देखिए यह किसमें जा रहा है, तो देखेंगे यह किसमें जाएगा। इसमें देखना है कि यह अल्केन में जा रहा है कि नहीं। देखिए तो कार्बन की संख्या 1, 1 का दोगुना 2 और 2 जोड़ देंगे, मतलब अधिक कर देंगे तो आ जाएगा 4, और दोगुना से 2 अधिक जाता है आपका अल्केन में, और अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एक तरीका ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं, यह दोगुना है। अब देखिए दोगुना है, यह 2 तो ये कितना हो गया? 4 है, और दोगुना है तो दोगुना जाता है अल्कीन में, और अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। तो बताइए क्या सामान्य सूत्र समान है? नहीं है, क्योंकि जिसका सामान्य सूत्र क्या होता हो? समान होता हो। यहाँ सामान्य सूत्र समान नहीं है, तो इसका मतलब यह समजातीय श्रेणी नहीं है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या है? आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि दहन अभिक्रिया या दहन से क्या समझते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप कोयला को जलाएं, किसकी उपस्थिति में जलाएं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कोयला से 2 चीज निकलेगा, एक ऊष्मा और प्लस में निकलेगा क्या? प्रकाश। जैसे आप जलाइएगा, कोयला को जलाएंगे तो गर्म लगेगा, मतलब ऊष्मा निकला। फिर देखिएगा कि जहाँ पर कोयला जलेगा वहां लाल प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वह प्रकाश हो गया। जैसे हम लकड़ी को जलाएं, लकड़ी को भी किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें भी गर्म लगेगा, लकड़ी जलेगा तो ऊष्मा निकला, और प्लस में लकड़ी जलेगा तो प्रकाश भी उत्पन्न होगा। देखिएगा चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, वही प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। यही दहन अभिक्रिया है आपका। किस याद रखेंगे कि दहन अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग
अब हम लोग इथेनोइक अम्ल देखे थे। इसके पहले हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग तथा गुण को हम लोग देख लिए थे। अब इथेनोइक अम्ल देखेंगे, इथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, इसका गुण क्या है, क्या मतलब इसका उपयोग क्या है, इथेनोइक अम्ल बनता कैसे है, हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखते हैं कि इथेनोइक अम्ल बनेगा कैसे। तो पहले तो इसका हम लोग जान लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है CH3COOH, यही इसका सूत्र होता है। इसका साधारण नाम क्या होता है, तो इसका साधारण नाम आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और रासायनिक नाम आपका हो जाएगा इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। यही पहले इसको लिख लेना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को लिखें। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा कि इथेनोइक अम्ल सूत्र हो गया CH3COOH, साधारण नाम एसिटिक अम्ल और रासायनिक नाम इथेनोइक अम्ल हो गया। अब लोग देखते हैं बनता कैसे है कि जब इथाइल अल्कोहल को, किसको, इथाइल अल्कोहल को, यही आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इसकी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, बताया जा चुका है कैसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पढ़ेंगे। जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाता है, इथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही आपका क्या है, इथेनोइक अम्ल। इसी को ध्यान देंगे। बनाने की विधि में ऐसे होगा आपका, बनाने की विधि, जब इथाइल अल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, गर्म करेंगे। जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि इथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, इथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। इसको नोट कर लेंगे। इसका रिएक्शन आपका हो जाएगा कि जब इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, OH जिसमें लगता है वो अल्कोहल समूह का होता है, ये बताया जा चुका है आपको। अब देखिए इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल बन जाएगा। यही आपका रिएक्शन है, यही आपका क्या है, इसका रिएक्शन है। तो इसको ध्यान देना है कि किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। अब हम लोग इसके कुछ गुण को देख लेते हैं कि गुण क्या है। तो गुण आपका हो जाएगा, इसका गुण देख लेते हैं। अब हम लोग इसका गुण देखेंगे। इथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, इसी को तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो इसका ही हम लोग गुण देखेंगे। गुण में पहला आपका है, गुण में पहला है कि यह रंगहीन द्रव पदार्थ होता है। रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता है। दूसरा, यह जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। यही मेन है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। किसके, एसिटिक अम्ल अर्थात इथेनोइक अम्ल, दोनों एक ही चीज है। तो एसिटिक अम्ल के आपसे क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव में कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को क्या कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। इसके मतलब इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। चौथा है, यह इथाइल अल्कोहल से संयोग कर एस्टर का निर्माण करता है। कौन, यही इथेनोइक अम्ल
जब इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। अभी बनाने की विधि में हम लोग क्या देखे थे कि जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते थे तो इथेनोइक अम्ल बनता था। अब फिर बोला गया है कि यह इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करके कौन, तो इथेनोइक अम्ल जब इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है और यही प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो हम लोग अभी इसके बाद क्वेश्चन जानेंगे कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। इसको देख लीजिए। अब पचमा है कि यह क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। बताइए इथेनोइक अम्ल है और जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। ये पहले भी बताया जा चुका है। जैसे में एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH, क्षार ले लेते हैं NaOH। बताएं कि क्षार कैसे है, या आपको पहचानना कैसे है कि क्षार है, ये बताया जा चुका है। अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो बना लेगा लवण में आपका CH3COO Na प्लस जल H2O। यही इसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे एस्टरीकरण। यह एस्टरीकरण क्या है कि जब इथेनोइक अम्ल इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टरीकरण कहेंगे। यही इसका गुण है इथेनोइक अम्ल का, यही 5 गुण है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग जानेंगे एस्टरीकरण क्या है। तो एस्टरीकरण, चलिए हम लोग देखते हैं अब एस्टरीकरण क्या है। इसको ध्यान से देखना है कि एस्टरीकरण क्या है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते, इस प्रकार की क्रिया को बोलेंगे एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टर का निर्माण कैसे करेगा, तो यह एस्टर समूह का यह यौगिक बनाता है। अब देखिए कैसे बनाता है यौगिक। जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यही बोला गया है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल को या एसिटिक अम्ल को, इसी को तो इथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होगा, आपका एस्टर समूह के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे में CH3COO और यहाँ पर C2H5 आप प्लस में H2O होता है। काहे कि इथाइल अल्कोहल क्या है, आपका क्षार है और यह क्या है, आपका अम्ल है। तो अम्ल और क्षार ऐसे भी अभिक्रिया करेगा, ऐसे भी अम्ल डाला गया है, अभिक्रिया करेगा तो जल बनाएगा, ये तय है। तो जल आपका बना दिया। तो यही आपका क्या है, एस्टर है। एस्टर को लिखाएंगे, देखिएगा आप लोग क्रियाशील समूह में COO और इस प्रकार से लिखाया गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और यही आपका दोनों तरफ से लगा हुआ है, देखिए। तो यह हो गया एस्टर। अब देख रहे हैं कि एस्टर बन गया आपका। ये एस्टर, इसका नाम क्या है ये जानेंगे। ये तो एस्टर समूह का यौगिक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं। फिर सुनिएगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो इथाइल एसीटेट का निर्माण होता है, जो एस्टर समूह का यौगिक है। तो एस्टर बनने की इस क्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। फिर से ऐसे लिखना है आपको कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो इथाइल एसीटेट का निर्माण होता है, जो एस्टर समूह का एक यौगिक है। तो एस्टर बनने की इस क्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं और यही रिएक्शन आपको नीचे लिखना होगा।
यही है आपका स्त्रीकरण। अब हम लोग आगे सीखेंगे, इतना सीख लिए स्त्रीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे, अब हम लोग जानते हैं इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल के साथ बहुत चीज का अभिक्रिया, जैसे हम लोग देखेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। फिर देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर देखेंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसे बताया जा चुका है, कहाँ बताए भी आ जाएगा दिमाग में। देखिए यह सोडियम के साथ अभिक्रिया पहले कराएंगे, फिर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया, इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। तो पहले इथेनोइक अम्ल, पहला आपका क्या है, सोडियम के साथ, तो CH3COOH इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनता है। कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पर आपका बन जाता है CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अब यह हाइड्रोजन गैस मुक्त कैसे किया, अब देखिए आपको बताया हुआ कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया बताया जा चुका है, ध्यान देखेंगे यह अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यह आपको बताया जा चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम के, अब लिखना कैसे है, तो पहले तो क्वेश्चन होगा कि इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ लिखें, जिसमें पहला सोडियम है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला लिखना है कि सोडियम के साथ, अब उसमें लिखना है कि जब इथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। क्या है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन कैसे मुक्त किया अभी बता दिया आपको। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दोनों एक ही होगा, आपको बताए थे। जैसे अम्ल जब धातु का कार्बोनेट या धातु का ही बाइकार्बोनेट, जब अम्ल धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बताया गया होगा कि लवण और जल का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, बताया गया है। और यही अभिक्रिया आपको यहाँ करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ। दूसरा नंबर आपका यही है, धातु का कार्बोनेट। अब देखते हैं धातु का कार्बोनेट के साथ, तो धातु का कार्बोनेट मतलब सोडियम आपका क्या है, धातु ही है। धातु का कार्बोनेट बोले या सोडियम का कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, हो गया आपका, तो सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं अभी क्रिया करेगा कौन, एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ये बताया गया है आपको, सब कुछ बनाने का लिखने का सब कुछ बताया गया है। तो जब एसिटिक अम्ल यानी इथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, Na प्लस लवण जल का निर्माण करेगा, प्लस CO2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। और यही प्रोसेस जस्ट अभिक्रिया किसमें होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी होगा। बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं, उसमें भी यही होता है कि लवण और जल का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। बस यहाँ पर आपको NaHCO3 देना होगा, यह आपका तीसरा बन जाएगा। यह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह आपका हो गया। ये इथेनोइक अम्ल के साथ निम्नलिखित की अभिक्रिया हो गया। अब एक चीज सीखेंगे हम लोग इसी में हम लोग ध्यान देते हैं कि जब हम लोग जब इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे तो बना था आपका क्या, एसिटिक अम्ल बना था। अब देखिए एसिटिक अम्ल बना तो आपसे बोल देगा
कि जब इथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाया जाता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। और ऑप्शन में आपको इस प्रकार से रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया, ऐसा रहेगा, मतलब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर चौथा अवकरण अभिक्रिया। मतलब इस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा। अब कैसे लगाना है, बोलेगा कि जब इथाइल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पर 2, मतलब ऑक्सीजन में बना तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर गिन लेते हैं। यहाँ पर 5 और 1 6, और यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन में कमी हो गया। और आपको बताया गया होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, क्या इथाइल अल्कोहल से इथेनोइक अम्ल बनेगा तो यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि नहीं, यह ऑक्सीकरण है, ठीक ना। देखिए अभी बताए कि ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ और हाइड्रोजन में कमी हुआ, और आपको लिखाए हैं कि ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन, कोई क्वेश्चन है आपका, में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं क्यों। आपसे यही सवाल रहेगा कि कहते हैं क्यों। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इथाइल अल्कोहल से, देखिए यही क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन, मतलब इथेनोइक अम्ल में बदल गया, इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्यों। अभी हम लोग जाने की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे, यह भी जाने, और उसी को आपको लिखना पड़ेगा। लिखना है कि जब इथाइल अल्कोहल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है तो 1 ऑक्सीजन की वृद्धि तथा 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, अतः ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया आपका, इस प्रकार से ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऐसे ही आपको फिर से सुन लीजिए कैसे, कि जब इथाइल अल्कोहल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है तो 1 हाइड्रोजन की वृद्धि तथा 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, अतः ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यही आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा, तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे मीथेन की बनाने की विधि। मीथेन कैसे बनता है, क्वेश्चन रहेगा कि प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि को लिखे। कभी कभी इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देगा कि प्रयोगशाला में मीथेन के बनाने की विधि को लिखे तथा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखे। किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखे। तो हम बताएंगे मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मीथेन प्रयोगशाला में बनता कैसे है। तो इसका बनाने की पहले तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाता है CH4 मीथेन। अब हम लोग देखेंगे कि यह बनता कैसे है। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में देखेंगे। अभी आपको निर्माण किए होंगे सोडियम एसीटेट, यही सोडियम एसीटेट, देखिएगा बैक करके वीडियो को आपको पीछे करके देखिएगा, मिल जाएगा। सोडियम एसीटेट को
जब सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करते हैं। NaOH को क्या बोलेंगे हम लोग? सोडा लाइम बोलेंगे, सोडा लाइम, ठीक ना। देखिए जब सोडियम एसीटेट को, इसका नाम क्या लिख देते हैं आपको, सोडियम एसीटेट, यह आपका क्या है? सोडा लाइम। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो मीथेन गैस का निर्माण होता है और इस प्रकार से आपका मीथेन बनेगा CH4, तो यहाँ बन जाता है आपका Na2CO3, ये ऐसे आपका बन जाएगा। यही आपका क्या बन गया? मीथेन बन गया। मीथेन कुछ है नहीं, मीथेन नाम हल्का है लेकिन है इंपॉर्टेंट, यह समझ लो कि बीबी आया आपका क्वेश्चन है। तो मीथेन बनाने की कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा इससे कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। पॉलिटेक्निक में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तो वहां आपका आंसर में क्या रहेगा? मीथेन गैस का निर्माण होता है। अब देखिए, तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन हो जाएगा। बनाने की विधि में लिखना है कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है, और यह रिएक्शन आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन के साथ कैसे अभिक्रिया यह करता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। इसका क्लोरीन के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो जब मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, देखेंगे कैसे कैसे अभिक्रिया करेगा। एक हाइड्रोजन चल जाएगा इसके पास और यहाँ से एक क्लोरीन आ जाएगा इसके पास। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ से एक क्लोरीन लाएंगे और एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो पहले एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, 4 था 3 कर दिए, एक क्लोरीन यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा Cl, फिर प्लस। अब एक हाइड्रोजन हटा तो कहाँ गया? इसके पास। अब यहाँ से एक क्लोरीन हट गया है तो कितना क्लोरीन बचा है? एक क्लोरीन बचा है, और हाइड्रोजन भी इसके पास चला गया है, एगो। इस प्रकार से करेगा। अब फिर आपका बन गया क्या? CH3Cl, फिर यह Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। जब तक अभिक्रिया कराना है जब तक यहाँ से हाइड्रोजन पूरा हट ना जाए। अब देखिए अभिक्रिया करेगा तो फिर वही प्रोसेस, एक हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ से एक क्लोरीन इसके पास। देखते हैं, एक हाइड्रोजन पहले हटा लेते हैं तो CH2 हो जाएगा, 3 था तो 2 हो जाएगा, Cl है तो Cl लगा देंगे हम लोग। अब देखिए एक क्लोरीन भी तो इसके पास आएगा ना, एक क्लोरीन आएगा तो यहाँ एक पहले से था और एक और आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके पास? इसके पास गया है तो आपका हो जाएगा HCl। अब यह बन गया। अब देखते हैं CH2Cl2 की अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ करवाना है। अब देखिए फिर वही प्रोसेस, एक हाइड्रोजन चल जाएगा इसके पास तो एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, 2 है, एगो हट गया तो एगो बचेगा। यहाँ पर कितना है? Cl2, तो Cl2। अब देखिए Cl2 तो है यहाँ पर, लेकिन Cl2 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ से भी तो आएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? CHCl3 बन जाएगा। अब प्लस में आपका हो जाएगा HCl। अब फिर देखिए अब क्या होगा, फिर अब बन गया CHCl3, फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया कराना है। फिर अब एक हाइड्रोजन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास। जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? C बचेगा। अब एक क्लोरीन आ गया तो 3 पहले से और एक कितना हो गया? 4 क्लोरीन। अब प्लस में वही आपका हो जाएगा HCl। तो इसका नाम क्या? अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हो गया। यही अभिक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं C क्या है? कार्बन। इसका नाम हो जाएगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक चीज और इंपॉर्टेंट में रखेंगे हम लोग इसको, CH3Cl। यह किस चीज का सूत्र है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। तो हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आपको बताए थे कि बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CH3Cl। इसको हम लोग ध्यान में देना है। तो अब हम लोग